कृषि दर्शन देखने वाले अपने सभी दर्शकों को विश्वास मोहन का नमस्कार। आजकल पूरे देश में और ख़ास तौर से उत्तर भारत में सर्दियों का मौसम अपने पूरे शबाब पर है। पहाड़ों पर बर्फ़बारी और मैदानी इलाकों में रोज़ धुंध, कोहरा, बादल, बारिश और शीतलहर, साथ ही दिन पर दिन गिरता हुआ तापमान। ऐसे मौसम में जहां ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने परिवार के सभी सदस्यों का, ख़ास तौर से बुज़ुर्ग और बच्चों का ध्यान रखें, वहीं ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जानवर, मवेशी और जो हमारी काश्त है उसका भी भरपूर ध्यान रखें। तो मौसम चाहे गर्मियों का हो या सर्दियों का, कृषि क्षेत्र की रफ्तार ना कभी थमी है और ना कभी थमेगी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नज़र डालते हैं इसी रफ्तार पर। तो प्रस्तुत हैं खबरें खेती की। टमाटर की नई रोग प्रतिरोधी संकर किस्में। सरसों की संकर किस्म से अधिक मुनाफा। भैंस पालन संबंधी सभी जानकारी अब एक क्लिक पर। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा भटनागर। अब खबरें विस्तार से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने रोग प्रतिरोधी क्षमता वाली टमाटर की 2 संकर किस्में विकसित की हैं। इससे उत्पादन में वृद्धि हुई है। बेंगलुरु स्थित भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने पहली बार इन तीनों रोगों के प्रतिरोधी क्षमता वाली टमाटर की किस्म अर्का रक्षक विकसित की है। यह संकर किस्म है और इसकी बुआई गर्मियों में की जाती है। इसके फल मध्यम आकार के होते हैं और रंग गहरा लाल होता है। लगभग 90 टन प्रति हेक्टेयर की उत्पादन क्षमता के साथ अर्का रक्षक किस्म किसानों को अधिक मुनाफा देने वाली किस्म बन गई है। दूसरी संकर किस्म स्वर्ण दीप्ति बैक्टीरियल मुरझान और पाला के प्रतिरोधक क्षमता वाली है। इसे ICAR के पूर्वी क्षेत्र अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। रोपाई के 65 दिन बाद इससे फल प्राप्त होने लगते हैं। सरसों भारत की प्रमुख तिलहनी फसल के रूप में जानी जाती है। सरसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए इसकी एक उन्नत किस्म पूसा सरसों 28 अथवा NPJ 124 विकसित की गई है। इसकी खेती से किसान भाई अधिक उत्पादन और मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने सरसों की अधिक उत्पादन क्षमता वाली किस्म पूसा सरसों 28 अथवा NPJ 124 विकसित की है। यह किस्म हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर के मैदानी क्षेत्रों तथा दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त पाई गई है। इसकी बुआई सितंबर के महीने में की जाती है। बुआई के 107 दिनों के अंदर यह फसल पककर तैयार हो जाती है। इसकी उत्पादन क्षमता करीब 2 टन प्रति हेक्टेयर है, जो प्रचलित किस्मों से अधिक है। पशुपालकों के लिए एक अच्छी खबर। भैंस संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बफेलोपीडिया नामक एक ऑनलाइन जानकारी स्रोत विकसित किया गया है। इसमें पूरे विश्व की भैंसों के बारे में जानकारी उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में भैंस आजीविका का लाभकारी साधन भी है। भैंस की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार ने बफेलोपीडिया नामक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है। इस पर भैंस और भैंस पालन संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध हैं। बफेलोपीडिया पर क्लिक करके पशुपालक और पशुपालन संबंधित एक ही जगह से हर तरह की जानकारी हासिल कर सकते हैं। बफेलोपीडिया में केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पाई जाने वाली भैंस की नस्लों की जानकारी दी गई है। पोर्टल का इंटरनेट एड्रेस www.buffalopedia.cirb.res.in/ है। राष्ट्रीय कृषि दर्शन की विशेष सलाहकार समिति की बैठक कल संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता दूरदर्शन की अपर महानिदेशक दीपा चंद्रा ने की, जिसमें जनवरी 2014 से मार्च 2000 तक के विषयों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। इस बैठक में कृषि मंत्रालय, ICAR, सहकारी संस्थाओं, पर्यावरण मंत्रालय के विशेषज्ञों सहित कई अन्य विशेषज्ञों ने भी भाग लिया।
कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के बारे में बातचीत करते हुए अपने अध्यक्षीय भाषण में श्रीमती दीपा चंद्रा ने कहा, हम लोगों ने पिछले कई सालों में बहुत सारे क्रॉप सेमिनार्स किए, तो आप गए और वहाँ पे एक्चुअली खेतों में बैठ के वहाँ एक्सपर्ट्स भी आए और किसान एक्चुअली आपको देख के हैरानी होती है कि अपनी गाय खींचते हुए ला रहे हैं या अपना कुछ सामान लेके आ रहे हैं या पत्तियाँ लेके आ रहे हैं कि ये कीड़ा लगा हुआ है, और वहाँ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। केंद्र के उप महानिदेशक डॉक्टर शैलेश पंडित ने इस बैठक का कृषि क्षेत्र में अच्छे कार्यक्रम बनाने के लिए सकारात्मक पहलू पर जोर देने की बात की। निश्चित रूप से हमारे कार्यक्रम जो भी बनते रहे हैं, प्रसारित होते रहे हैं, उनमें और भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो सकती है। आप सबने हमेशा हमारा मार्गदर्शन कर हमारा उत्साह बढ़ाया है। आज भी आपके मार्गदर्शनों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, खेती किसानी में मौसम की एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि खेती का कोई भी कार्य आप मौसम को ध्यान में रखे बिना नहीं कर सकते। तो आइए लेते हैं मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में 3 दिनों के दौरान शुष्क मौसम रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। और अब देखते हैं देश की विभिन्न कृषि मंडियों में जिंसों के भाव, जिससे आप अपनी मेहनत का पूरा लाभ उठा सकें। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से। मक्का गोपालवरम आंध्र प्रदेश की मंडी में न्यूनतम मूल्य 1250 से अधिकतम मूल्य 1310 रुपए प्रति क्विंटल। राजकोट गुजरात की मंडी में 1340 से 1500 रुपए, इम्फाल मणिपुर में 1600 रुपए प्रति क्विंटल और कोविलपट्टी तमिलनाडु में 1400 से 1500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं चावल का मूल्य दिवी आंध्र प्रदेश की मंडी में रहा न्यूनतम 2400 से अधिकतम 2500 रुपए, कछार असम की मंडी में 2400 से 2800 रुपए और चकुलिया झारखंड की मंडी में 2200 से 2400 रुपए प्रति क्विंटल। बाजरा का मूल्य मार्कपुर आंध्र प्रदेश की मंडी में 1250 से अधिकतम 1300 रुपए, मंगरोल गुजरात की मंडी में 1500 से 1600 रुपए, जोधपुर राजस्थान की मंडी में 1300 से 1400 रुपए और फतेहपुर उत्तर प्रदेश की मंडी में 1200 से 1250 रुपए प्रति क्विंटल। सरसों तेल का मूल्य करीमगंज असम की मंडी में रहा 9334 से अधिकतम 10667 रुपए, बलिया उत्तर प्रदेश में 8200 रुपए और कटवा पश्चिम बंगाल में 8333 से 9533 रुपए प्रति क्विंटल। अब एक नजर डालते हैं फल सब्जियों के भाव पर। अमरूद नारनौल हरियाणा की मंडी में न्यूनतम मूल्य 800 से अधिकतम मूल्य 1000 रुपए प्रति क्विंटल, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश की मंडी में 2000 से 2500 रुपए, अरूर केरल की मंडी में 2600 से 2700 रुपए और सरहिंद पंजाब की मंडी में 800 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल। अनन्नास का मूल्य मंजेरी केरल की मंडी में रहा 1700 से अधिकतम 1900 रुपए, उदयपुर राजस्थान की मंडी में 1000 से 2300 रुपए और सरहिंद पंजाब की मंडी में 2000 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल। टमाटर का मूल्य पिलेर आंध्र प्रदेश की मंडी में रहा 200 से अधिकतम 400 रुपए, बिलमोड़ा गुजरात की मंडी में 500 से 1000 रुपए और चीका हरियाणा की मंडी में 2300 रुपए प्रति क्विंटल। आलू का मूल्य बारगढ़ ओडिशा की मंडी में रहा 1400 से 1500 रुपए और लामलोंग बाजार मणिपुर की मंडी में 2200 रुपए प्रति क्विंटल।
खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। जैसा कि आप जानते हैं, समय समय पर हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे प्रतिभावान, अनुभवी और सफल किसान भाई बहनों से कराते हैं जिन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा, मेहनत, दूरदर्शिता और परिश्रम के फलस्वरूप नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और साथ ही देश के अन्य किसानों के लिए नए रास्ते खोजे हैं, उनके लिए एक प्रेरणा बने हैं। तो आइए ऐसे ही एक अनुभवी और प्रगतिशील किसान से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी RS सांगवान। आज हम हरियाणा के सिरसा ज़िले के कोटली गांव से बोल रहे हैं और यहाँ एक ऐसे किसान हैं जो बचपन से खेतीबाड़ी से, बागबानी से, सब्जियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें शुरू से ये धुन थी कि मैं कुछ न कुछ नया करके दिखाऊं, जिससे दो पैसे भी बढ़ें, नाम भी कमाऊं और उत्पादन भी बढ़ाऊं। तो आज ऐसे ही किसान जो यहाँ के हैं, सरदार गुरबचन सिंह जी। सरदार साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपने अपनी खेती का काम कहाँ से, ये एक ददला ही काम था या ज़मीन आपने लेकर शुरू किया, और शुरू में क्या किस किस्म की खेती करते थे, और आज हाईटेक एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें कहाँ तक कब पहुँचे? बात बहुत पुरानी है जी। जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था 1974 में, हमारे पिताजी जो थे पुश्तैनी खेती करते थे, कणक बीज ली, गेहूँ बीज लिया जी, मक्की बीज ली। तो उसके बाद जब मैं 75 में 75 में कॉलेज में दाखिला लिया तो मैं PAU लुधियाना से जुड़ गया। अच्छा। तो वहाँ से मैंने कुछ ये सीखा कि क्यों ना मैं हट करके दूसरी खेती शुरू करूँ। तो फिर मैंने सबसे पहले अपने दोस्तों से विचार किया, तो कुछ ने तो मजाक उड़ाया मेरा, कहते कि ऐसी खेती नहीं कर सकता कोई। तो मैंने शुरुआत में फिर टमाटर का बीज के तो टमाटर पे शुरू खेती की। ठीक। तो उसका मेरे को घर में भी विरोध सहना पड़ा कि आप तो कॉलेज चले जाते हैं, पढ़ने चले जाते हैं, इसको कौन संभालेगा। तो मैंने कहा ये मैं खुद संभालूंगा। तो फिर क्या है, वो टमाटर का बीज मैंने लिया, बीज बोया, उसके बहुत ढंग से खेती किया, बहुत मेहनत किया जी। तो उसमें इतना उत्पादन हुआ और इतने पैसे बट गए, तो मेरे घर का विरोध तो एकदम ख़त्म हो गया और मेरे को आगे हौसला हो गया कि मैं जो चाहे बीज सकूं। टमाटर के बाद दूसरी कौन सी ऐसी खेती थी या सब्जी थी जिस पर आपने जोर दिया? उसके बाद मैंने आलू, गोभी, तार ककड़ी, प्याज जी, खरबूजा, तरबूज, अपने पंपकिन जिसको कहते हैं, हलवा कद्दू जी जी, टिंडा, हर विभिन्न प्रकार की फसलें बीजी। फिर मैंने ये नहीं सोचा कि ये अब मेरे को कौन सी बीजनी है, मैंने जैसा समय देखा या लोड मुताबिक देखा वैसे ही बीजना शुरू कर दिया। अच्छा, शुरू में यहाँ कौन कौन सी सब्जी कामयाब हुई? यहाँ जी सबसे पहले मैंने जो मिट्टी की क्षमता के अनुसार देखा कि यहाँ जो बेल वाली सब्जी हैं वो बढ़िया हो सकती हैं। तो बेल वाली सब्जी में ये किया था, हलवा कद्दू था, टिंडा था, तर था, ये शुरू किए। उसके बाद जैसे जैसे पैली मेरी डेवलप होती गई तो मैंने इसमें बैंगन बीजना शुरू किया, गाजर बीजना शुरू किया, गोभी बीजना शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने इनसे भी हट करके किन्नू का बाग लगा दिया। अच्छा। तो किन्नू में बीच में मैंने फिर इंटर क्रॉपिंग शुरू की, जिसमें गाजर का बीज, मूली का बीज, गोभी का बीज ये मैं लेता रहा और बीच में सब्जियां भी लेता रहा, जैसे गोभी है, गाजर है
और प्याज है, ये फसलें भी लेता रहा। अब हम देखते हैं, अब तो आपकी मिक्स्ड फार्मिंग है, बड़ी अच्छी मुर्रा नस्ल की भैंस भी देखी है आपके फार्म पे, और ईख भी लगा हुआ है, किन्नो भी है, सब्जी भी है, पनीरी भी है, अनेक चीज़ें हैं। तो मैं कह रहा हूँ मिली जुली खेती है ये हाईटेक में कब से कदम रखा आपने? हाई टेक में तो ऐसे है जी, मैं यही मेरी लगन रही है कि हमको कभी भी एक फसल पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कि आज हमको ये फसल पैसे दे रही है, कल को इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये देगी। तो इससे हट करके हमको ये चाहिए कि विभिन्न प्रकार की फसलें बीजें। कभी ये ना सोचें कि इस चीज़ के आज रेट बढ़ गए हैं कि उसी को बीजते जाएं। सरदार गुरबचन सिंह जी, एक मोटी बात आती है, कोई नई चीज़ पकड़े या हाईटेक एग्रीकल्चर को हो, उसे कुछ भी, उसको सीखने के लिए आपने क्या अपने जो विशेषज्ञ हैं यूनिवर्सिटी के उनका सहारा लिया, या कृषि अधिकारी जिला स्तर पे हैं उनका, या पत्र पत्रिकाएं हैं, टेलीविज़न रेडियो इनका है? क्योंकि हर चीज़ में कुछ न कुछ जानकारी तो मिलती है नहीं, ये सब या सबको मिला जुला कर आप इन सबको देख के कौन सी बढ़िया चीज़ है फिर वो अपनाते हैं। हाईटेक के बारे में सागवान जी ऐसे है बात, जब मैं शुरुआत में PAU एग्रीकल्चर लुधियाना से जुड़ गया था, उसके बाद मैंने एक दिन अचानक टेलीविज़न पे देखा, इजराइल का प्रोग्राम दिखा रहे थे, उसमें बेल वाले टमाटर ऊपर को लगे हुए थे, तो क्रेटों में अंदर में लेके जा रहे थे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा कि क्यों ना मैं भी ये शुरू करूं। जब वो शुरू करना था तो समस्या ये थी, वो उसको कैसे सारा कुछ किया जाए, ऊपर से पिलर लगाए जाएँ और सारा कुछ किया जाए। तो मेरे पास अंगूर का बाग था जी। मैंने देखा अंगूर के बाग में इतनी इनकम नहीं है, जानवर पड़ते हैं, बारिश पड़ गई तो फसल बर्बाद है। तो मैंने एकदम उसको मूव कर दिया, काट दिया। अच्छा। काटने के बाद मैंने फिर जो इंडो अमेरिकन कंपनी का उस टाइम नवीन आता था टमाटर, उसका बीज लिया, उसका पौध तैयार करके उसमें टमाटर लगाया। वो टमाटर के ऊपर फिर मैंने नेट लगाया पूरा हाईटेक। जब वो लगाया तो वो मेरा प्लॉट सड़क पे था, तो इतना बढ़िया हुआ, बहुत शानदार हुआ। तो उसमें एक दिन PAU वाले डॉक्टर जर्नैल सिंह जी हुंदल से थे उस टाइम, जिन्होंने मिर्च की CH1 किस्म निकाली। उनका अचानक वहाँ आ गया, तो मैं खेत में काम कर रहा था, तो मेरे पास आ कहते कि बेटा मैं ये देखना चाहता हूँ। मैंने वो दरवाज़ा खोला, मैं कहा जी आप देखिए, बड़ी बढ़िया देखिए। सारा कुछ देख के फिर मेरे को बोले कि मैं जिसने ये तैयार किया है उसको मिलना चाहता हूँ। तो मैं उनको ले गया घर में नहीं, मैंने ये नहीं बताया घर में खड़ा हूँ, मैं घर में ले गया, उनको चाय वाय पिलाया और मैं तैयार होके, पहले तो मैं खेती बाड़ी वाले कपड़ों में तैयार होके आ गया। मैं क्या ये मैं ही हूँ जिसने ये तैयार किया। तो उन्होंने मेरे से इतना खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो कहते आपने तो कमाल कर दिया, इसकी कितनी इनकम निकालते हो? मैंने बोला कि ये अब 1 लाख पर एकड़। अच्छा। कहते ये नहीं हो सकता उन दिनों में। तो ये 98 की बात है। हाँ, मायने रखता था। कहते ज़्यादा से ज़्यादा 35,000। मैं कहा ये डायरी पड़ी है, ये बिल पड़े हैं, आप काउंट कर लो। उन्होंने जब काउंट किया तो बहुत हैरान रह गए। फिर उन्होंने मेरी अगवाई किया कि आप ऐसे ही शिमला मिर्च तैयार करो। तो मैंने नेट में शिमला मिर्च तैयार की, बहुत ही अच्छी फसल हुई, और उन्होंने मेरे को उस बार फिर सम्मानित भी किया। तो फिर तो लिटरेचर से भी मैं जुड़ा रहा हूँ, खेती बाड़ी से अधिकारियों से भी जुड़ा हूँ। तो 2002 में मैं ये हरियाणा में आ गया, तो यहाँ ज़मीन सारी तैयार करने के बाद फिर मैं यहाँ बागवानी अधिकारियों से जुड़ गया, HAU से हिसार से जुड़ गया। तो वहाँ से डॉक्टरों से सलाह मशवरा, जैसे भी उन्होंने अगवाई की मेरी, तो उनकी सलाह से मैं चलता रहा हूँ। अब मैंने सरदार साहब ये देखा, आपने जिक्र किया था हाईटेक का भी जिक्र किया, मैंने भी किया। अब कुछ वो जो हाउस हैं आपके, उसमें छोटे छोटे टमाटर और मिर्च जैसे कुछ पनीरी जमी हुई है, जमने शुरू हुई है आजकल ही। तो ये मौसम से पहले नहीं लगाया आपने? जी, ये आपकी बात ठीक है। ऐसे है जी, जब किसान बार बीजने की पौध तैयारी करेंगे, ये तब तक पौध तैयार हो गई होगी। अच्छा। तो इसलिए मैं ये सोच के चलता हूँ कि किसानों को क्यों ना एडवांस पौध तैयार करके दी जाए, क्योंकि ये बाहर तो आजकल बीज पैदा नहीं होता, तो हाईटेक में पूरा पौध तैयार हो जाएगा। तो किसानों को एडवांस में हम पौध दे देंगे, तो उसके बाद हम दूसरी फसल भी ले सकते हैं। आज के दिन क्या क्या फसल आपके फार्म पे है? आज के दिन में आप देख रहे हैं गन्ना भी है, किन्नू भी है, मिर्च की पौध है, टमाटर की पौध है, गोभी की पौध है। फिर आप देखा होगा मैंने प्याज का बीज लगाने के लिए भी बीज रखा है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की फसलें हैं। आगे में ये गेहूँ भी बीज रखा है।
तो इन पॉलीटेक हाउस जो भी हैं आपके, इसमें कै टायर की खेती है एक टाइम करके देखी आपने? इसमें मैं विभिन्न प्रकार की कर चुका हूँ। जैसे कैप्सिकम है, 3 तरह की होती है, ग्रीन है, येलो है, रेड है। जी जी। तो टमाटर है, जैसे चेरी टमाटर है या और बेल वाले टमाटर हैं, ऊपर हिम सोना है, ये सब विभिन्न प्रकार की फसलें कर चुका हूँ। खीरा तो मेन है इसमें। अच्छा। जो अपने विदेशी किस्में हैं खीरे की, वो कर चुका हूँ। सरदार गुरबचन सिंह जी, अब जो हाईटेक का हम जिक्र करते हैं, नई कड़ी क्या है या नया सीढ़ी कौन सी आप जी जो अपनाने जा रहे हैं? सागवान जी ऐसे है, मैंने कुछ दिन पहले देश के अपने हिंदुस्तान के काफ़ी विभिन्न इलाकों में विजिट किया है। जैसे यूपी से लेके इधर को चले गए, अपना असम, बिहार, असम, झारखंड होते हुए मैं मेघालय तक गया हूँ, सारा घूम के देखा। उसके बाद महाराष्ट्र में गया, गुजरात में गया, तो मैंने देखा है कि मैं भी कुछ अलग करूँ। अच्छा। तो उसके सीख करके मैंने अब केले का प्लान बनाया है। अच्छा जी। तो मैं अब केला शुरू करने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा मेरा प्लॉट तैयार है, उसमें सारा कुछ मैंने दे रखा है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको दे दिया है। तो मेरी केले की बुकिंग हो चुकी है पौधे की, वो फरवरी में प्लांटेशन करूँगा। तो आगे देखते हैं क्या अनुभव रहता है। कहाँ से लाएंगे प्लांटेशन के लिए मटेरियल अपना? ये मटेरियल मैंने जलगांव से बुक करवाया है जी। अच्छा, महाराष्ट्र से बुक करवाया है। ग्रैंड 9 किस्म है जो बुक करवाई है। अच्छा, दूसरी बात ये आती है, जब आप खेती करते हैं और कहीं नाम कमाते हैं, नया काम करते हैं, हाईटेक अपनाते हैं, तो हर आदमी सोचता मेरा नाम भी हो, कहीं सराहना भी हो, कोई इनाम शनाम भी मिले। तो यहाँ सरकार ने, यूनिवर्सिटी ने और किसी संघ ने कोई सम्मानित भी किया आपको? जी, मेरे को 2 बार तो यहाँ सिरसा में जिले का प्रथम पुरस्कार देकर इन्होंने इनाम भी दिया है, नगद राशि भी दी है। तो उसके बाद मेरे को जिला स्तरीय पे मुख्यमंत्री जी ने इनाम दिया है जी। और यूनिवर्सिटी से हर मेला वगैरह में आप जाते हैं बाकायदा? हाँ, मेला तो ये मेरा कोई मैं छोड़ता ही हूँ। खेती बाड़ी का मेला तो कोई भी नहीं छोड़ता हूँ, चाहे मेरे को हिंदुस्तान में दूसरी जगह भी जाना हो। अब थोड़े दिन पहले मैं ये पूसा में भी जो मशीनरी का मेला लगा था वो भी देख कर आया हूँ। ऐसे जलंधर अपने चंडीगढ़ में लगता है, वो भी देखता हूँ। एग्रो एक्सपो लगते हैं जो भी, तो वो मैं नहीं छोड़ता हूँ। जैसे आपका उद्देश्य है कि अधिक पैदावार बढ़ाओ और अधिक पैसा कमाओ, हमारा उद्देश्य ये है कि आपके तजर्बे का फ़ायदा हमारे दूसरे किसान उठाएं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा किसान भाइयों को यही कहना है कि आप समय के अनुसार जो अधिकारीगण हैं हमारे खेतीबाड़ी से, बागवानी से जुड़े हुए हैं, उनसे नेक सलाह लेके उनकी अगुवाई में जो सलाह मशवरा देते हैं उसको अपनाएं, उसको भूल ना जाएं। और मार्केट का क्या रोल समझते हैं आप? हाँ, मार्केट में कुछ समस्याएं आती हैं जी, हर एक को आती हैं, किसानी में तो बहुत ज़्यादा है। खासकर जब हमारी फसल पीक हो जाती, ज़्यादा हो जाती है, तो उस टाइम हमको बहुत समस्याएं उठानी पड़ती हैं। उसमें कुछ सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि कोई स्टोरेज की अच्छी उपलब्धता कराई जाए। जी, आपने जो जानकारी दी सरदार गुरबचन सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। धन्यवाद। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। और अब क्योंकि इसी के साथ ही हमारे आज के कृषि दर्शन का समय यहीं पर समाप्त हुआ जाता है, हम अपने दर्शकों से आज्ञा लें उससे पहले आपको बता दें कि कल शुक्रवार है और आपका दिन है अपने पत्रों का जवाब पाने का, तो ज़रूर याद रखिए। और अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।